चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही आपके बाकी बच्चे फिर आ जाएंगे साथ साथ। तो आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लुईस स्ट्रक्चर और उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग बनती है, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लुईस का। तो इसमें जो देखने वाली बात है वो समझ, जैसे मैंने कल भी लेक्चर में आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक थ्रू आउट जर्नी है। मतलब वे लिवस डॉट थ्योरीज के मुताबिक जो स्ट्रक्चर बने, उसके बाद इसमें जो इश्यूज आए वो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी से कवर हुए, फिर रेजोनेंस से कवर हुए, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब हर एक में कोई ना कोई इश्यूज थे जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल सके, जिसकी वजह से हमें फिर नेक्स्ट किसी मॉडल की तरफ जाना पड़ा। तो ये जो इसका लिखने का तरीका है, डॉट मॉडल, आपको पता है कि ये डॉट लगाते हैं। ये आपके सामने लुईस सैम्बल, जैसे कार्बन को 4 दिखाना है तो डॉट से, नाइट्रोजन के लोन पेयर को दिखाना है तो 2 डॉट इकट्ठे लगा दिए, और जो सिंगली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने अलग से लिख दिए। इसके बारे में जो रूल्स हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इसका मॉडल के मुताबिक जो हम ये मोस्टली हम यूज भी करते हैं, क्लोरीन के गिर्द और फ्लोरीन के हम डॉट लगा के हम उसके लोन पेयर शो करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं सिंगल डॉट से। ये हम अपनी रूटीन रेगुलर में करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये लुईस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। लुईस स्ट्रक्चर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट है। तो अगर बॉन्ड शो करना है तो वो दोनों की इस तरह से शेयरिंग शो हो जाती है। ये इसका तरीका है। अब मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, आप सब लोग कॉपी पेंसिल निकालें। मैं अभी बुक्स ढूंढ रहा था जिसमें सारी चीजें हो, तो इसमें भी लिखी हुई हैं, लेकिन असल में इतना ज्यादा क्लियर लिखा नहीं होता। तो आप साथ अपने नोट्स बनाएं, जो मैं बहुत बात करूंगा वो आप साथ लिखते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा कि लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं या जिन चीज़ों को हमने देखना होता है वो कैसे है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिख दिया O2, और इसी तरीके से SO4 सल्फेट का लिख दिया, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हमने अक्सर, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर है, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, उन लॉजिक्स के लिए आपको कुछ रूल्स हैं। मतलब ऐसे नहीं हम दरमियान में कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं तो सेंटर में कौन सा होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम उसमें नोट करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे और बहुत सी जितनी भी बॉन्डिंग है उसमें भी आपने नोट किया होगा कि हम जब बॉन्डिंग करते हैं तो हम उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। यानी कि अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, आपको असाइनमेंट्स भी दिए, आपने बनाए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बार रूल, हुन्स रूल के मुताबिक आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, वो जो एसएसपी, एसपीडी और एसपीडीएफ के मुताबिक N1, जो क्वांटम नंबर की जब हमने एक्सरसाइज की थी, तो वही रूल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, कि उसका हमें ग्रुप पता हो, ग्रुप के मुताबिक हमें पता चल जाता है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जब भी लुईस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें आउटर मोस्ट शेल जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने सिर्फ उनको ही कंसीडर करना होता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स या इनर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में कोई उसमें उनका नहीं होता कंट्रीब्यूशन। और ऑक्टेट रूल को हमने कोशिश करना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो, लेकिन ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम में टूट सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल SO4 है तो सल्फर ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, मतलब उसके आखिरी शेल में 8 के अलावा, अच्छा एक बार याद रखिएगा, 8 से ज्यादा हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, 8 से कम नहीं हो सकते। ये भी एक रूल है, ठीक है, कि हम सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट रूल है वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन 8 या 8 से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो साइड वाले होंगे एटम्स, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए ऑक्टेट रूल हर सूरत में फॉलो होना चाहिए, ठीक है।
मतलब उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करें। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, ये आपने नोट करें कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए कंसिडर करते हैं। बेशक आप उर्दू में लिख लें, उसके बाद अपनी इंग्लिश बना के लिख लीजिएगा, लेकिन ये नोटिंग ज़रूरी है। ये फिर पता नहीं एक बुक में ये चीज़ें मिलें कि ना मिले, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर जो भी बुक आपके पास हो उसमें ये चीज़ें आप नोट करते रहें तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। सेकंड रूल है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना साइड वाले जो एटम्स होते हैं उसके लिए ज़रूरी है, सेंट्रल एटम के लिए ज़रूरी नहीं है ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है सेंट्रल एटम के लिए। सेंट्रल एटम की क्या निशानियां हैं, हम कैसे निकालते हैं, मैं अभी बताता हूँ। तो वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसमें भी 8 या 8 से ज़्यादा, मतलब 10 एटम उसके आखिरी शल में उसका हो जाए सिस्टम, लेकिन 8 से कम नहीं हो, 6 नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हमने उसकी कोवेलेंसी को पूरा करना है। और सेंट्रल एटम के लिए रूल क्या है, वो आप यहाँ पे अगर अगर तो दो हैं, जैसे ये हाइड्रोजन की आपके सामने एग्जांपल है, फिर तो दोनों ही सेंटर है। O2 है, ठीक है, उसमें भी इस तरह का कोई मसला नहीं है। फ्लोरीन है, ये जैसे फ्लोरीन बना हुआ है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपको मैंने शायद उसमें भी दिया था कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये लिखे हुए हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये दो हैं। जब दो से ज्यादा होते हैं तो सेंट्रल एटम का तब जाके वहां पर मसला पड़ता है। जैसे हम अमोनिया की बात करें, ये जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है और वाटर का स्ट्रक्चर है। इसमें हम जो उसको टेढ़ा करके लिखते हैं ना, वाटर को या मीथेन को हम टेट्राहीड्रल लिखते हैं, वो लियोस मॉडल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, इसमें वो सीधा सीधा ही ऐसे लिखता है। कार्बन की 4 वैलेंसी है और हाइड्रोजन की एक है, तो इस तरह से CH4 का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, रूल मैं आपको बताने लगा था सेंट्रल एटम के लिए, वो सबसे पहला ये, अगर इसमें भी देखें, अमोनिया में भी देखें, वाटर में भी देखें, इसके लिए जो सबसे पहले आपने देखना है जो कम नंबर में एटम है, मतलब अगर अमोनिया में देखें तो NH3 है, तो नाइट्रोजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम होगा। मीथेन में CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ से भी अंदाजा ना हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसी उनकी हो क्वांटिटी, एक से ज्यादा एटम की, तो आपने अगला स्टेप में क्या देखना है, मतलब लीस्ट नंबर कोई नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल बराबर है, तो आपने अगले स्टेप में देखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। ठीक है, लीस्ट नंबर, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तीसरे स्टेप में जो आपने देखनी है चीज, वो ये देखनी है कि बच्चों एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ सॉरी बच्चों, मैं ज़रा वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। आई एम बैक। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल एटम के लिए इसका एक तो लीस्ट नंबर होना, और अगर उसका नंबर का नहीं हमें पता चल रहा तो आपने अगले स्टेप में देखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फॉर एग्जांपल दो एटम्स हैं, दोनों की क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा है, लेकिन उसमें से दो जो हैं सेम नंबर है, तो आपने देखना है उनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा।
अच्छा, उसके बाद अगला जो चीज़ आपने देखनी है, फिर आपने देखना है कि किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है? उससे भी नहीं पता चलता तो उससे अगला स्टेप में आपने देखना है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। दोबारा से मैं बोलता हूँ, लीस्ट नंबर क्वांटिटी में, ये सेंट्रल एटम की निशानी है। दूसरी निशानी है उसके बाद, मतलब अगर इससे ना हो तो फिर आपने क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम हो, उसके बाद आपने देखना है जिसका साइज़ एटम का बड़ा हो। साइज़ एटम का कैसे बड़ा चलता है, वो एटॉमिक नंबर से पता चलता है, वो मैंने एटॉमिक नंबर हाईएस्ट एक ही बात है, ठीक है? साइज़ लार्जेस्ट या एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, एक ही बात है। अच्छा, और ये एक रूल हो गया इसका सेंट्रल एटम के लिए कि आपने कैसे उसकी निशानी। दूसरी बात याद रखिएगा, इन सब चीज़ों में अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन आ जाए तो उसको इससे एग्जम्पशन है। आई मीन टू से हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। तीसरी जो चीज़ है, सेंट्रल एटम कौन से होंगे जो आपके मोस्टली हम लियोस्टॉर्स स्ट्रक्चर में या इस थ्योरी में, वेलस मॉड थ्योरी में या वेस्पर्ट थ्योरी में जो मैंने चेक किए थे, जो जितने भी मोस्टली सेंट्रल एटम है वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें ऑक्सीजन आएगी, सल्फर आएगी, नाइट्रोजन आएगी, फास्फोरस आएगी, कार्बन आएगी, सिलिकॉन आएगी और क्लोरीन आएगी। सैम्बल आप लिख लें, ओ ऑक्सीजन का, सल्फर का एस, नाइट्रोजन का एन, फास्फोरस का पी, कार्बन का सी, सिलिकॉन का एस आई, क्लोरीन का सी है, ठीक है? ये मोस्टली जो है ना, ये ज़्यादातर जो यही आपको मिलेंगे जो सेंट्रल एटम बस इनमें से ही होंगे ज़्यादातर मोस्टली। एक शायद कोई एग्जाम्पशन फ़र्क आ जाए, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो तकरीबन सब के सब यही है सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है? इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अच्छा, और मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टेट रूल का भी आपको बता दिया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना ज़रूरी है साइड वालों के लिए, जो साइड पे होते हैं सेंट्रल एटम के, जैसे PCl3 है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसमें देखें P कम है, PCl3, तो P सेंट्रल एटम होगा, Cl इसके साइडों पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटरमिन द, ये स्टेप वाइज जो गाइड यहाँ पे भी नज़र आ रही है, कुछ मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इस किताब से ज़्यादा, तो आप देख लीजिएगा कैसे करना। आपने पहले स्टेप में तो सेंट्रल एटम लिख के, और जो बाकी तीन है ना उसको इस तरीके से लिख देना है, यानी कि हम 90 के एंगल पे लिखते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री शो नहीं करती। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इससे ज्योमेट्री का पता नहीं चलता, हमें जस्ट इसमें से ये पता चलता है ये किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं। हमें जस्ट बॉन्डिंग का और उसका आइडिया होगा कि कितना कितने बॉन्ड बना रहा है, क्या कर रहा है। तो PCl3 में 3 हम इस तरह से साइड पे लिख देंगे। एक्चुअली ये बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये मतलब सिर्फ उसकी बॉन्डिंग ही शो कर, और उसके बाद हम सेंटर में लिख दिया, बाकियों को साइड पे लिख दिया। ये पहला स्टेप होता है हमारा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का टोटल निकालना होता है, ठीक है? ये टोटल कैसे निकालते हैं, हम उसके ग्रुप नंबर से हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम फास्फोरस है 5वें ग्रुप में, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन 7वें ग्रुप में, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 के मिला के 21 बन गए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन PCl3 में 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये टोटल है, यानी कि फास्फोरस के भी और क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं ये हमने निकालने हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जो सेंट्रल एटम है वो कोशिश ये करता है कि अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे। मैक्सिमम कोवेलेंसी से मुराद है कि मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, मैक्सिमम बॉन्ड। अच्छा, इनके जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने ऑक्सीजन लिखा था, ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जाएगी 2, ये भी आप उसके साथ लिख लें, ऑक्सीजन के साथ 2 लिख लें मैक्सिमम कोवेलेंसी, और ब्रैकेट में लिख लें 1 और 2। 1 और 2 से मुराद है कि एक बॉन्ड बनाएगा या 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए टिप्स याद करवा रहा हूँ, ये आप याद कर लेंगे ना तो आपको मारनी पड़ेगी। कभी भी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि हमने इसका बॉन्ड कितने बनेंगे, ये सेंट्रल एटम है कि नहीं, ये साइड पे जाएगा कि नहीं, तो आपको भूलेगा नहीं।
रट्टा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। सल्फर की अगर बात करें तो ये 2, 4 और 6 कोवेलेंसी में जाता है, ठीक है, 2, 4 और 6, कभी भी ये 3 और इस तरह से नहीं बनाएगा। और मतलब ये भी हो सकता है जैसे 4 बॉन्ड बनाए तो एक लोन पेयर इसके पास आ सकता है, तो 6 मैक्सिमम तक ये जाता है कोवेलेंसी। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। मतलब इसकी अगर बॉन्डिंग की बात करें नाइट्रोजन की, ये 3 बॉन्ड बनाएगा जैसे अमोनिया के केस में, या 4 बॉन्ड बनाएगा जैसे अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो 4 और 3 नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है, मतलब जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद आ जाता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का अपना ये 5 मेरा ख्याल कोवेलेंसी तक जाता है। 3 और 5 इसकी मतलब ट्राईवेलेंट होता है या पेंटावेलेंट होता है, इसकी 2 ही हैं, ठीक है, वैलेंसी कोवेलेंसी जिसमें ये जा सकता है। कार्बन की 4 ही रहती है, सिलिकॉन की भी 4, क्लोरीन की 7 होती है। लेकिन आपको पता है कि ये बॉन्ड आपको लास्ट टाइम भी जो मैंने स्लाइड दी थी उसकी, उसमें मैंने बताया था कि 1, 3, 5 और 7 क्लोरीन जो है ये सब की सब कोवेलेंसी शो करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का वहाँ पे मैंने लफ्ज़ बोला था, तो वहाँ से अभी मैं यहाँ पे कोवेलेंसी का, क्योंकि मॉडल के हिसाब से टर्म्स बोलनी पड़ती है, लेकिन आपको समझ है कि 1, 3, 5 और 7 का मतलब क्या है, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ी है। तो सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट को ब्रेक कर सकता है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा रेजोनेंस का भी चक्कर आ जाता है, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक जो अगला रूल है वो ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी मतलब को आइन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव आइन है, तो वो जो पॉजिटिव आइन है ना वो सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज होगा। जो प्लस का चार्ज होगा अगर, तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर होगा, लेकिन अगर माइनस का होगा तो वो साइड वालों पे, ठीक है। जैसे अमोनियम है NH4 है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर नाइट्रेट है NO3 है, तो वो ऑक्सीजन जो है ना N पे ऊपर नहीं होगा नेगेटिव चार्ज, वो 3 ऑक्सीजन जो है उनमें से किसी पे होगा। वो मैं अभी आगे स्ट्रक्चर आएंगे तो मैं उसमें आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इंशाल्लाह समझ आ सके। अच्छा, ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ये आपके सामने जैसे 26 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिए अगर ये यहाँ पर चार्ज होता तो वो चार्ज भी ऐड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल माइनस चार्ज होता है इस पे, तो वो भी माइनस चार्ज का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो वो भी हमने फिर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही लिखना होता है। और अगर प्लस चार्ज होगा तो वो फिर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे इस तरीके से वो उसमें से माइनस होगा। अगर आप यहाँ पर देखें स्टेप 2 में डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरे में लिखा है अटैच ईच बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग शो कर देंगे 2, 4, 6। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 26 है, उसमें से ये अगर PCl3 की बात करें 2, 4 और 6 उसमें से यूज होते, पीछे कितने रह गए 20। अब जो 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो हम साइड वाले जो एटम्स होते हैं उसकी हम ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था ना, सेंटर के जरूरी नहीं है, साइड वालों के जरूरी है। अब जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर PCl3 की बात करें, 6 तो ये बॉन्डिंग में यूज हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 20 बचे वो फिर इसके 8 पूरे करने हैं, तो एक तो 2 तो इधर आ गए, बाकी 6 इधर चले गए, 6, 6 और 6, ठीक है। तो 18 इस तरीके से हम इसमें यूज हो गए। प्लेस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, एक बार याद रखिएगा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जो हम उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में यूज करते हैं, वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे, या फिर हम उनसे डबल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर हम उनसे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरा करने के लिए या उसकी कोवेलेंसी को मैक्सिमम ले जाने के लिए, ठीक है। ये मेरी बात आपको आगे समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें जो मैंने अभी बात की स्टेप नंबर 3 में, ये 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 20 में से 6 गए तो पीछे रह गए 20 इलेक्ट्रॉन, 26 में से 6 गए तो 20 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 20 इलेक्ट्रॉन से हम ये उसके 6, 6 और 6 इस तरह से, अब ये 18 इधर चले गए, अब हमारे पास फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से टोटल पूरा करके जो फिर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर हम एज अ लोन पेयर उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ये लिव्स डॉट स्ट्रक्चर का रूल है, ठीक है। पहले स्टेप में आपने क्या किया था, हमने उसके वैलेंस अपना उसको सेंट्रल एटम डिफाइन करके सेंट्रल एटम लिखा और बाकी एटम्स को हमने साइड पे लिख दिया। दूसरे स्टेप में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। तीसरे स्टेप में हमने जो उनकी बॉन्डिंग है
जितने भी सेंट्रल एटम के साथ एटम्स जुड़े हुए हैं उनको हमने जोड़ के उनकी वैलेंसी को शो कर दिया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, हमने जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे हमने साइड वालों का ऑक्टेट पूरा किया, 8 पूरे किए उनके। 8 पूरा करने के बाद फिर भी अगर बच जाए तो वो हम सेंट्रल एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप दूसरी मिसाल देखें तो Cl2O की है। अगेन ऑक्सीजन सेंटर में आएगा, वैसे तो क्लोरीन भी आ सकता है सेंटर में, मैंने आपको पीछे लिखवाया भी है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन लीस्ट नंबर में है इसलिए वो दरमियान में और क्लोरीन साइडों पे आ गया। इसको भी अगर आप ड्रॉ करें तो आप उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से, उसी तरीके से आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको आप क्यू से जाहिर कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से, उससे आप निकालें क्यू को, फिर आप उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकालें, फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकालें, फिर उनमें से माइनस करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पर ये ClO2 की एनालाइज द प्रॉब्लम यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ट्राइड फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ ये, इसमें ओ अगेन मैंने आपसे कहा था कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आपने जो चार्ज लिखा हुआ ऊपर ये भी उसमें फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ClO2 के जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये अगर आप देखें तो आयनिक चार्ज ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, तो इसके वैलेंस एक में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 2,8। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इस तरीके से 6 2 हैं तो 12 हो गए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 हो गया, क्योंकि 1 Cl है। अब ये देखें, इसमें देखें तो Cl दरमियान में आ गया, ऊपर जो एग्जांपल थी उसमें क्लोरीन साइड पे था, यहाँ पर क्यों दरमियान में आ गया, क्योंकि ये लीस्ट नंबर में है। ठीक है। रूल वही चल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप अब जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद उसका स्ट्रक्चर उसी तरीके से। सर जी जी बोलिए। सर ये गलत नहीं लिखा हो, क्लोरीन के बैलेंस में 7 होते हैं। एक मिनट। जी सर, वो एक ऐड होगा, 12 7 19 और एक 20, टोटल ठीक हो जाएगा, वो हाँ गलती हुई ये है इससे। टाइप, हाँ हाँ सही कह रही है, मेरे ख्याल ये 7 उन्होंने सही तरह से टाइप नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 ही होते हैं बिल्कुल। अभी मैंने ऊपर भी यही बात की है 7 की, तो यहाँ पे बस वो भी मैंने देख के उसको वैसे ही बोल दिया। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, टोटल उन्होंने सही लिखा हुआ, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पर 7A है तो 7 ही होंगे इसमें, यहाँ पर बस वो यस मेरे ख्याल सर। सही तरह से मिट गया थोड़ा सा लिखना। अच्छा, तो ये देखेंगे आगे। अच्छा, ये एक और है एग्जांपल। अच्छा, मैं आपको बता रहा था सेंट्रल एटम में तो पॉजिटिव चार्ज आपने देखिए दरमियान वाले सेंट्रल एटम पे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है ना, तो अब जैसे आप अपने पेपर्स पे लिखें NO3। ठीक है, ये हम इसको बाद में देखते हैं, लेकिन मैं आपको नेगेटिव चार्ज का साथ ही बता दूं। NO3 के ऊपर एक माइनस चार्ज अगर आप लिखें NO3, अब इसको आप हल करें खुद, तो आप इसका सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने होंगे, जैसे ऑक्सीजन के 6 हैं एक में, तो 6 तो ये 18 हो गए। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है तो इसके 5 हो गए, एक नेगेटिव चार्ज का एक मिलाया तो ये टोटल 24 हो गए। ठीक है। 6 तो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है। तो NO3 माइनस जो इसका नाइट्रेट, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 24 हो गए। अब बॉन्ड पेयर में दरमियान अगर आप उसी तरीके से लिखें, नाइट्रोजन को दरमियान में लिखें और तीनों O साइडों पे लिखते हैं, तो तीनों O साइडों पे लिखेंगे तो जो एक O है और तीनों इसमें 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तीनों के साथ। अब उसके पास बचते हैं पीछे 6, 24 में से 6 निकाले तो हमारे पास बचे 18। तो 18 जो है वो फिर हम 3 जो O हैं 6 6 6 सबको दे देंगे। ठीक है। अब 6 6 सबको दे दिए। अब हमारे पास देने के बाद हमें पता चला कि जब 6 6 दे दिए तो दरमियान वाले की पूरी नहीं होती कोवेलेंसी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये 5, तो ये फिर एक जो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेयर हम उस पे लिखते हैं साइड पे,
अगर आप यहाँ पर भी देखें, ये CO2 की जो एग्जांपल है ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या शो किया है कि ये जो एक लोन पेयर है उसको उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड के इसको बॉन्ड के तौर पे यूज किया। तो सेम हम NO3 की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक ऑक्सीजन से जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ O है, बाकी दोनों साइडों पे सिंगल बॉन्ड के साथ O है। अब आपने देखा कि टोटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको निकालने के लिए फिर से एक अलग फार्मूला है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज निकालना। तो फॉर्मल चार्ज निकाल के आपको पता चलेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पे होगा, ठीक है। अब हमारे पास तीन साइडें हैं, मैंने जैसे कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो साइड वाले एटमों पे होगा। अब साइड पे तीन एटम्स हैं, एक डबल बॉन्ड O के साथ है और दो सिंगल बॉन्ड O के साथ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, समटाइम ऐसे एग्जांपल्स में चार्ज तो ऊपर एक होता है, लेकिन हम क्या करते हैं समटाइम दो पे चार्ज दे के, तो हम सेंटर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे के एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल नेट चार्ज हमने देखना होता है वो -1 है, ठीक है। -1 एज सच भी हो सकता है, -1 इस सूरत में भी हो सकता है कि सेंटर के ऊपर और साइडों के साथ मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में जो बैलेंस है वो नेट शो हो। तो ये मोस्टली हम शो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी आपने बहुत सी एग्जांपल्स देखी थी, तो उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं पे लिखा हुआ था, कहीं पे लिखा हुआ था। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है जो साइड पे होता है ये रेजोनेटिंग फॉर्म में होता है, लेकिन हम चूंकि लुईस स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग फॉर्म में मतलब उसको नहीं लिखते, लेकिन होती है, ये आपको पता है। और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होगी वो आपको पता है उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, जितना ज्यादा चार्ज कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उतनी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। यानी कि एज सच जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी बजाय अगर डबल और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम माइनस कर देते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो फॉर्मल चार्ज है ये हमें हर एटम का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं फॉर्मल चार्ज NO3 की एग्जांपल दी है कि N की एक साइड पे डबल बॉन्ड O है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड O है और एक नीचे एक सिंगल बॉन्ड O है, अगर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं फॉर्मल चार्ज अगर साइड वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो दो सिंगल बॉन्ड के साथ है दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों का मैं निकालना चाहूँ फॉर्मल चार्ज तो कैसे निकालूंगा, एक ऑक्सीजन उसका हमने देखना होता है उसका इन्वायरमेंट में कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास इस टाइम लोन पेयर कितने हैं, ठीक है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो भी 6 हैं। और माइनस ये हम फार्मूला इसका क्या फार्मूला चार्ज का कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं और माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इस सूरत हाल में देखें तो 6 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 6 उसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए उसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गया उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 हो गया। तो इसकी ओवरऑल -1 इसके ऊपर चार्ज, इसका मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और इसी तरीके से जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी माइनस चार्ज होगा। अब चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों पे माइनस चार्ज होगा, तो अगर आप नाइट्रोजन पे निकालेंगे तो वो आप +1 चार्ज बनेगा। तो NO3 माइनस की जो स्ट्रक्चर लुईस के मुताबिक है उसमें नाइट्रोजन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O एक साइड पे, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज के साथ एक साइड पे, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज के साथ एक साइड पे, ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैंने नेगेटिव की एग्जांपल दी, लेकिन यहाँ पर भी आगे आएगी जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन मैंने आपको कहा साथ ही दिखा दी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें CO2 का स्ट्रक्चर, कार्बन O साइडों पे उसी तरीके से उसी रूल के मुताबिक लिखा हुआ है और उसी रूल के मुताबिक इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए। अब जब इलेक्ट्रॉन पूरे किए, कार्बन की मैंने आपको ऊपर बताई थी कि इसकी 4 कोवेलेंसी होती है, तो पूरी करने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो ये उसका स्ट्रक्चर बना कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो अच्छा इसमें सर जी जी बोलिए। सर नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 भी तो है, तो जब 3 भी ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो फिर हमने एक डबल बॉन्ड क्यों बनाया? कहाँ पे? सर हम पिछले पेज नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं? पे सर। नहीं नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है ना, ये आप अगर इसमें देखें तो हमने नाइट्रोजन का जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक मिनट, ये इसका जो इसके मैंने आपको टोटल कितने निकाल के बताए थे। 24। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसकी, लेकिन इसकी हमने कोवेलेंसी 5 हमने पूरी करनी है, ठीक है। सर कोवेलेंसी 5 तो फिर भी नहीं हुई। 5 कैसे नहीं हुई इसकी? सर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल है। एक डबल बॉन्ड और सिंगल है, लेकिन आप उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें ना, कितने हो गए उसके वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? वैलेंस में सर 5 होंगे। 5, वो भी पूरे करने हैं हमने से। मैं आपको ये बताया था, शायद आप दोबारा बताता हूँ कि जो सेंट्रल एटम होगा, हमने ये कोशिश करनी है कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाए, मैक्सिमम ठीक कोवेलेंसी है, में। मैक्सिमम कोवलेंस। ठीक है। हमने उसको मैक्सिमम में लेके जाना है, ये मतलब ये रूल है जो इसने, ये जो असल में मैं बताता हूँ, ये अभी जो मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल एटम वाला ऑक्टेट रूल तोड़ भी सकता है ये भी ल्यूइस को बाद में ख्याल आया था। ये मतलब ये जब उसने जब स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए ना, तो बहुत सी चीजें उसके साथ एक्सपीरियंस में आती गई, तो उसके मुताबिक इसमें अमेंडमेंट करता गया। ये जितने मैंने आपको रूल बताए हैं, ये सब के सब अब फाइनल रूल जो अभी हमारे जो इसने कर लिया, अब तो मर खप गया बेचारा। तो जो भी इसके हैं रूल, उसके मुताबिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम इसके मुताबिक मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाने की कोशिश करता है सेंट्रल एटम, ठीक है। उसकी तो ठीक है यही सर। कोशिश होती है कि उसने अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाना है। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल बनेगा, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं होगा 3 वाला, जैसे अमोनिया में 3 ही है ना, यस सर। ठीक है। उसमें तो, लेकिन उसमें एक और रूल आ जाता है, साथ वाले जो हाइड्रोजन है। अच्छा, ऑक्टेट रूल नॉट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए वो डुएट रूल ही है। हाइड्रोजन ने यस सर, अपने आखिरी डुप्लेट शेल रूल। में 2 ही पूरे करने, तो उसकी यस सर। कोवेलेंसी साइड की पूरी हो जाती है। अगर साइड की पूरी ना होती होती तो हमने वहां पे भी ठोक देने थे 5, उसके कर देने थे पूरे अमोनिया में भी। लेकिन वो चूंकि हमारा उसमें मसला नहीं बनता, सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए फिर हमने उसको माफ कर दिया कि चल यार कोई बात नहीं, एंजॉय कर। अच्छा, ठीक है सर। इसमें अगर आप देखें जी, ये अगला जो है ये वाला स्ट्रक्चर CO2 का भी आपको समझ आ गया। अब HCN, ठीक है। अब HCN की एग्जांपल है आपके पास, तो इसमें भी अगेन HCN अगेन 3 है और तीनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर हम किस रूल के मुताबिक सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे? मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन हो नहीं सकता। अब बचते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे, साइज की बेस पे देखा जाए तो कार्बन दरमियान में यस आएगा। सर। अब जी ठीक है, तो ये रूल वही है जो आप चल रहे हैं, जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर आप गौर करेंगे ना, हर जगह पर कोई ना कोई रूल फिट हो रहा है। तो एचसीएन में कार्बन दरमियान में क्यों आई, ये भी लॉजिकल है। नाइट्रोजन क्यों नहीं आई दरमियान, ठीक है। ये आपको रूल उसके बताए हुए हैं, ठीक है। ये भी हो गया। इसी तरह से आप ये स्ट्रक्चर जो है ये जो स्ट्रक्चर इसमें है, ये मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा, तो ये आप और भी बनाइएगा। तो रेजोनेंस की बात अभी मैं खैर बाद में करता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रा कुछ और स्ट्रक्चर वैसे बता देता हूँ, ठहरे ज़रा। अच्छा, एक तो आपने ये किया अभी अब जैसे अगर आप अमोनिया का बनाए, NH3 का तो आपने बना लिया, NH4 पॉजिटिव का बनाए स्ट्रक्चर आप खुद अपनी कॉपी पेंसिल लेके, तो ज़रा देखें क्या बनता है। मतलब उसमें आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, तो नाइट्रोजन के और 4 हाइड्रोजन के मिला के कितने बने। अब देखा जाए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, NH4 पॉजिटिव, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के 4 है, 5 और 4 9। लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो उसमें से निकल जाएगा। और इसके पास फिर बॉन्ड पेयर में कितने यूज हो गए, 8 में से 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 साइडों पे लग गई,
तो दो दो सारे, तो ये सारे के सारे 8 के 8 तो यूज हो गए इसके बॉन्ड बनाने यस में। सर बॉन्ड फिर तो इसके पास तो लोन पेयर बचा ही कोई नहीं। तो आपको वैसे भी पता है NH4 के पास जो लोन पेयर होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखा जाए तो रूल के मुताबिक भी वही स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन हम चूंकि आदी हो गए, हमें याद हो गया स्ट्रक्चर बना के, इसलिए हम तो डायरेक्ट बना लेते हैं ना। अमोनिया का NH3 बनाया, ऊपर एक लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये है जो स्ट्रक्चर के मुताबिक रूल वही है, इस रूल के मुताबिक इसके स्ट्रक्चर बने हुए। लेकिन हमने चूंकि उसको अब डायरेक्ट हमें आदत हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ रूल कि जहां पर आपको याद ना हो, जहां पर आपकी प्रैक्टिस ना हो, तो वहां पर आप फिर ये कहें कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया, तो उसके लिए रूल क्या है, फार्मूले क्या है, ये आपको बताने जरूरी थे। और ये आपने एफएससी में भी नहीं पढ़े हुए, एफएससी में थे ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सारी चीजें? नो सर ये फॉर्मूलाज तो नहीं थे, वैसे ही रट्टा मारा हुआ था रट्टा ही NH3 मारा का हुआ था, NH4 हाँ का। वही मैं कह रहा हूँ ना, रट्टा मारा हुआ था ना। लेकिन आपको रूल अब आपको समझ आ रहे हैं, और ये रूल्स आप जी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप केमिस्ट्री, ये बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज है। ये मैंने आपको इसलिए कहा था कि एफएससी में कुछ चीजें आप नहीं पढ़ते होते, तो अब ग्रेजुएशन लेवल पे आपको वो चीजें आनी चाहिए। अच्छा ये भी अच्छा एक मैंने आपको NH4 का बता दिया। अच्छा एक आप और प्रैक्टिस करें NO3-1 के चार्ज के साथ। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे। सर ये आपने कहा है कि NH4 पे प्लस चार्ज होगा, जी तो जी 9 इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल आएंगे उसमें से एक माइनस होके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो बैलेंस स्ट्रक्चर में कैसे बैलेंस करेंगे? 4 हाइड्रोजन के तो यूज हो चार जाएंगे नाइट्रोजन चार के चार्ज के हाइड्रोजन के साथ। लिए नहीं यूज हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन के लिए यूज हो जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते सर नाइट्रोजन का एक होगा, हाइड्रोजन का एक होगा, तो एक बॉन्ड नहीं बनेगा। हैं। बच्चे आप रूल के मुताबिक नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो वो आप वैसे आपने, आपको याद है ना नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आखिरी शेल में? यस सर। तीन पांच नहीं होते होते, हैं सर, 3 5 की होते हैं। 5 वैलेंसी नो होती है। सर, मैं ये 5 को 5 हाँ। होते हैं, ये वही मैं आपको सुना है। 5 होते हैं, लेकिन हमें याद हो गया है प्रैक्टिस कर करके कि वो 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया में, NH3, ठीक है, हमारा रट्टा लगा हुआ है ना। लेकिन आप अगर उसमें देखें तो उसने 5 बॉन्ड बनाए थे, जो मैंने आपको NO3 का स्ट्रक्चर अभी बताया। NO3 का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो उसमें कितने आपके यूज हुए हैं? नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड उसने बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके ऊपर 7 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव नहीं था सर? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थे, तो ओवरऑल नेट -1 था। NO3- का स्ट्रक्चर मैंने आपसे अभी बनवाया ना, मैं दोबारा बता देता हूँ। NO3 का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, अभी आपको नाइट्रोजन अमोनिया वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन जो है NH4, क्या आपने टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, हर हाइड्रोजन के पास। तो इन यस टोटल सर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? जो रूल मैंने अभी बताया 9, ठीक है। तो प्लस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन के पास 8 हो गए। तो अब पहला रूल जो है, ये पहला रूल तो ये था ना, सॉरी, कि हमने सेंट्रल एटम लिखा N और बाकी उसके साइडों पे H H H 4 H लिख दिए, ठीक है। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमें पता चला कि ये तो 8 है। तो हमने सबसे पहले बॉन्ड पेयर बनाने हैं, सबको जोड़ना है सेंटर के साथ। सबको सेंटर के साथ जोड़ा तो 8 तो यहीं पे यूज हो गए ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं ना। बात समझ आई फरजा आपको? सर देखिए इसी चीज की समझ नहीं आ रही, मतलब पहले तो यही पढ़ा हुआ है कि जब एक बॉन्ड बनता है, मतलब फॉर एग्जांपल N और H के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, तो हाँ, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने एक दिया, तो एक बॉन्ड बना। तो बच्चे बिल्कुल वही बात, अभी भी रूल वही है। एक नाइट्रोजन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, तो टोटल बॉन्ड के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना। यस सर। तो यही मैं भी कह रहा हूँ ना कि हमने यहाँ पर एक एक है, मैंने मदानी मारी है, मैंने सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के साइड पे कर दिए, अब उसको मैं अच्छा बांट अच्छा रहा हूँ। सर, समझ आ गई है, आ गई है, समझ आ गई है। दोनों के इलेक्ट्रॉन हाँ निकाल हाँ, लिया ना, नाइट्रोजन आ और गई है हाइड्रोजन। समझ। तो वो यहाँ एक पे ठीक है, मिस। एक ठीक है। तो तरीका ये है जो आपको रट्टा लगा हुआ है, जो आपको याद है, वो तो ये है, आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये तो ये जितनी हम ये स्यापे में पढ़े हुए हैं, लुईस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड से, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड की हैं, म्यूचुअल शेयरिंग तो है।
लेकिन हम जो रूल बना रहे हैं कि रूल में क्या, आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए, मैंने शुरू में हमेशा करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की फॉर्म में, ये किसी एक की मिरास तो है नहीं। जब एक मालिक्यूल बन गया ना तो वो फिर किसी एक का नहीं है, वो सबके साथ है, वो म्यूचुअल घूम फिर रहा है, वो रेजोनेटिंग फॉर्म में है। जहां पर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है वहां पर उसकी क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर क्लाउड डेंसिटी कम है। इट डजंट मीन कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ने कभी फेरा नहीं मारा होगा, वो हर जगह पे चातियां मारता है, उसका काम है मतलब इधर उधर हर जगह घूमना फिरना। ठीक है। ओके अच्छा, सर, हाँ समझ NO3 आ का भी रहा आपको है। बता दिया। अच्छा, NO3 नेगेटिव का, अब आप NO2 -1 का बनाए स्ट्रक्चर। आपने पहले NO3 -1 का बनाया ना, अब NO2 -1 का बनाए। अब इसमें अगर आप उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, नाइट्रोजन के सेम उसी तरीके से 5 और 2 ऑक्सीजन है, तो 6 × 2 12, 12 और 5 हो गए 17, एक माइनस चार्ज है तो वो मिला के हो गया 18। ठीक है। अगेन मैं हमेशा क्यों पता नहीं उल्टा कर देता। अच्छा, पहले सेंट्रल एटम लिखे N और 2 ऑक्सीजन साइडों पे। अब 18 में से बॉन्ड पेयर बनाए, एक एक सिंगल बॉन्ड डालें दोनों के साथ। ठीक है, तो 4 इस्तेमाल हो गए ना इसके। 18 में से 4 गए तो पीछे रह गए 14। अब जो 14 थे, अब वो 14 आपने 6 एक पे 6 लिख 6 लिए, दोनों को आ गए, 12 यूज हो गए, 12 2 बच यूज हो गए, गए। ठीक है, 2 बच गए, वो नाइट्रोजन के ऊपर आप लिख दें लोन लोन पे। पेयर आ गया। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप में आपने नेगेटिव चार्ज उसका, अच्छा अगेन आपने लोन पेयर तो लिख दिया, लेकिन आपने इसकी कोवेलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इसको 3 डबल बॉन्ड, ये तो 3 और 5 में ना इसका मैंने बताया था, तो इसको फिर एक ऑक्सीजन से उसका जो लोन पेयर है वो उठाएं और दरमियान में डबल बॉन्ड। अच्छा, जो साइडों पे आपने ऑक्टेट पूरा करना है ना, वहां से आपने उठाने हैं लोन पेयर, नाइट्रोजन का वाला नहीं उठा देना, याद रखिएगा, सेंटर वाले से नहीं उठाना। तो ऑक्सीजन के से एक ऑक्सीजन में से डबल बॉन्ड लगा के तो N के ऊपर आ जाएगा। अब आप फार्मल चार्ज निकालें वही फार्मूले से कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, अब हर एक का अलग अलग निकालेंगे तो आप एक जो साइड पे ऑक्सीजन है उसका निकल आएगा -1। या तो ये इजी एग्जांपल थी, मतलब अगर एक जो ऑक्सीजन, अच्छा एक वैसे भी याद रखिएगा, जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगी ना उसके ऊपर -1 चार्ज ही होगा, जो डबल बॉन्ड के साथ होगी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपके रट्टा कह लें या आपको याद हो जाती है, लेकिन अगर आपको रट्टा नहीं लगता या याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। आपको रूल का पता होगा ना तो आप मार नहीं खाएंगे, आपको ये नहीं होगा कि ये अब हम कहाँ से, ये कैसे लग गया, जैसे ऐसे ही हमारे जहन में आ जाता है ना, ये अब हमें तो केमिस्ट्री नहीं आती, हमने कौन सी PhD की है, सर का तजर्बा है उनको याद है तो उनको पता होगा। तो सर का तजर्बा जो है उसके पीछे नॉलेज है। ठीक है, कोई भी टीचर याद रखिएगा वो लॉजिक से चीजें याद रखता है, अगर वो साइंस का असल टीचर है, कभी भी रट्टा लगा के नहीं करता। मैं अपनी आदत बताऊं, मुझसे कभी जिंदगी में रट्टा नहीं लगा। अगर ये चीजें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना तो ये मैं रूल दिमाग में ले आता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है, कंफ्यूजन मेरी दूर हो जाती है। लेकिन चूंकि आप लोगों से ये चीजें डिस्कस नहीं होती, हम हर जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं ना उसमें फिर हम हर चीज रूल बताने शुरू कर देते तो वो फिर असल टॉपिक हट जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग रखा कि ये बॉन्डिंग मैं आपको सही तरीके से समझाऊं ताकि आपका ये भी कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ चीजें क्लियर हुई, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि अभी थ्योरीज में मजीद अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा तो आपका इंशाल्लाह ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप फार्मल चार्ज निकालेंगे तो ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड के साथ है उस पर -1 ही निकलेगा, अगर लेकिन अगर आपका तजर्बा तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और दरमियान में नाइट्रोजन पे आपको कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि NO3 के केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो अब अगर आपको पेपर में कहीं पे भी कोई इस तरीके से कोई कंफ्यूजन को स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो आप रट्टा लगाए बगैर भी बना सकते हैं। आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, आप पहले सेंटर में लिखें, सेंट्रल एटम निकालें, साइडों को लिखें, उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड के साथ उसके बॉन्ड पूरे करें, फिर आप साइडों से उसकी ऑक्टेट पूरा करें, फिर आप उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी। अच्छा, जो मैक्सिमम कोवेलेंसी वाले मैंने आपको लिखवाए हैं ना चंद, अगर आप वो याद कर लेना आपको कभी मार नहीं पड़ेगी, वही तकरीबन यूज होते हैं हर जगह पे। ठीक है, लेकिन बुक्स में इस तरह से लिखा नहीं होगा, ये मतलब चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता चलती हैं कि आपकी केमिस्ट्री में बार बार यूज होके तो वो ऐसे ही निकलेगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगला जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने कहा था कि सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट रूल तोड़ता है, उसकी भी तो कोई एग्जांपल करनी चाहिए ना। तो वो हम फिर SO3 2 नेगेटिव चार्ज के साथ आप इसका स्ट्रक्चर बनाए। SO3
2 नेगेटिव चार्ज। कैसे बनाएंगे? पहले तो आप उसका निकालेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सल्फर दरमियान में लिख देंगे और O3 साइडों पे, 3 साइडों पे उसके ऑक्सीजन लिख देंगे। उसके बाद आप इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? सल्फर के आखिरी शेल में 6 होते हैं और ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में 6 होते हैं, तो 6 4 6 चौका 24 और 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। हमारे पास पीछे अब लोन पेयर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 20। ठीक है, टोटल 26 थे, 26 में से 6 यूज हो गए, बाकी रह गए 20। अब 20 जो है वो हमने तीनों ऑक्सीजन में 18 बांट दिए, 6 6 6 ऑक्टेट पूरे कर दिए। 2 जो है फिर सल्फर के ऊपर हमने लोन पेयर डाल दिया। तो सल्फर की मैंने आपको जैसे बताई थी कोवेलेंसी 2 4 और 6 मतलब हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके 3 तो होती नहीं है, तो 3 इसने की हुई है, तो हम 2 4 और 6 का तो नहीं करते, हम 4 तो कर सकते हैं ना। हम एक ऑक्सीजन से एक लोन पेयर उठा के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो SO3 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 मतलब ये कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा लेकिन आप निकाल भी सकते हैं। सल्फर के दोनों जो सिंगल बॉन्ड के साथ हैं उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज डाल दें और एक सल्फर को डबल बॉन्ड के साथ निकाल दें। तो अब आप देखें तो सल्फर की 4 वैलेंसी और एक लोन पेयर हो गया और मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी में चला गया। ठीक है। अगर सल्फर की 4 यहाँ पर बॉन्ड होते लेकिन लोन पेयर ना होता तो फिर इसके पास गुंजाइश थी कि ये एक और डबल बॉन्ड बना लेता। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप बच्चों? अगर आपको समझ आ रही है तो आप इसमें देख लेंगे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा जो मैंने कागज़ पे लिखा हुआ है ये मैं तस्वीरें खींच के भी आपको भेज दूँ, क्योंकि मैंने सारी एग्जांपल निकाल के ना पेपर पे लिखी हुई है। तो मैं इसकी कोई पिक्चर PDF बना के ना ऐसे ही दे दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको शायद समझ आ ही जाएगा इससे भी। अच्छा, तो अब अगर ये इसके बाद लोन पेयर ना होता तो तब ये थोड़ा सा हो सकता था इसका चांस, लेकिन चूंकि इसके बाद लोन पेयर है और 4 बॉन्ड भी बना दिए तो मैक्सिमम कोवेलेंसी में चला गया। अच्छा, अगली एग्जांपल आप करें SO3 के बाद SO4 सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। यहाँ पर आपको अब सही समझ आएगी कि जो मैंने अभी बात की कि सल्फर के बाद लोन पेयर था, यहाँ पे बचना ही नहीं है उसके बाद। अब अगर 4 हों, पहले तो SO3 2 नेगेटिव चार्ज है, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, तो अगेन उसी तरीके से सल्फर की चारों साइडों पे ऑक्सीजन लिखें और दोबारा से आप उसी तरीके से इसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालें और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आप बॉन्ड बनाएं। तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 के साथ मतलब 2 के साथ डबल बॉन्ड इसलिए बनाया कि 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी में जा सकता था। अब इसके पास जो कि सेंटर में बचना ही कोई नहीं था लोन पेयर इसके लिए, तो 2 साइडों पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर एक O पे माइनस चार्ज, एक O पे माइनस चार्ज और 2 जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड सल्फर के साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बने हुए हैं, एक के साथ 2, एक के साथ 2, 4 बॉन्ड हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड बनाए, तो 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी में ये सल्फर जा चुका है। तो ये आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगला जो है स्टेप SO3 गैस का। SO3 अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है SO3 के पास। SO3 तो कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से सल्फर लिखें, 3 ऑक्सीजन साइडों पे लिखें, फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें। सल्फर के भी 6 होते हैं और ऑक्सीजन 3 है, उनके भी 6 होते हैं, तो 24 6 यूज हो गए उसके बॉन्ड पेयर बनाने में। लोन पेयर के लिए 18 बचे, तीनों ऑक्सीजन के पास 6 6 6 आ गए, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब इसने 3 बॉन्ड है तो इसने मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाना है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6, तो 3 बॉन्ड बने हुए तो तीनों बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएंगे और वो तीनों ऑक्सीजन एक एक लोन पेयर अपना बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यानी सल्फर दरमियान में 3 ऑक्सीजन के साथ उसके डबल बॉन्ड, सेम उसी रूल के मुताबिक। अच्छा एक बात और देखिएगा, यहाँ पर अगर रेजोनेटिंग फॉर्म में देखें तो हम सल्फर के तीनों के साथ स्टेबल स्ट्रक्चर तो यही बनता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है कि एक सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड O बना दे और दो सल्फर के ऊपर सिंगल बॉन्ड रहे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दरमियान वाले सल्फर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो तब भी ये स्ट्रक्चर ठीक होगा। अक्सर जगह पे ये भी लिखा होता है, लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा, ज्यादा बॉन्ड किसमें है, 6 बॉन्ड सल्फर के, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। चार्ज भी नहीं है उसमें, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो चार्ज स्ट्रक्चर और कम बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट एग्जांपल आप कर लें, CO3 दो नेगेटिव चार्ज के साथ, CO3 दो नेगेटिव चार्ज के साथ। अब यहाँ पर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे कि अब्दुर्रहमान बताओ जरा, इसका क्यू निकालो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, कितने निकलेंगे। अब्दुर्रहमान सो गया? हाँ मुझे पहले ही पता था, मैं क्लास में आप लोग ना ऐसे ही बैठे होते हैं। समझ नहीं थी आ रही सर, क्या कह रहे थे आप? आपको मैं कह रहा हूँ जो CO3 दो नेगेटिव चार्ज के साथ है, इसकी अब आप स्ट्रक्चर बनाएं। कॉपी ठीक है पेंसिल सर। निकाली हुई है आपने? सर आवाज कट रही है आपकी। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आपके तो सिग्नल पूरे होते हैं। पता नहीं शायद सिग्नल प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, शायद कट हो रही है आवाज। अच्छा चलो, CO3 दो नेगेटिव चार्ज के साथ है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। माशाल्लाह। हाँ जी फयाज, आप बताओगे? यार सिग्नल नहीं आते। हाँ जी फयाज। सबसे पहले मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर के लिए बताया कि हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जो साइड वाले होते हैं। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है, लेकिन 8 या 8 से ज्यादा में जाएगा। दूसरी मैंने बात आपको बताई थी, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि वो या मॉलिक्यूल में जो सबसे कम होगा, जिसका नंबर, जो एटम सबसे छोटा कम क्वांटिटी में होगा, वो सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर हमें समझना है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे चेक कर लेंगे, या फिर हम चेक करेंगे उसका एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा या उसका साइज ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, और जो सेंट्रल एटम ज़्यादा आपके यहाँ पर यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन और कैल्शियम होते हैं। तो सेंट्रल एटम के मतलब ये हो सकते हैं जो ज़्यादा आपके यहाँ पर जाएंगे। सेंट्रल एटम्स की कोशिश होती है, जो रूल है वो ये है कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाने की कोशिश करता है। अगर उसको चांस मिल रहा हो तो वो ज़रूर अवेल करता है, मतलब ये नहीं होता कि वो अवेल ना करे। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 है, सल्फर की 6 है, नाइट्रोजन की 5 है, फास्फोरस की 5 है, कार्बन की 4 है, सिलिकॉन की 4 है, कैल्शियम की 7 है। ये उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। और जो बॉन्ड मैक्सिमम बनाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो 1 या 2, उसका मतलब जा सकता है, जो वैलेंसी उसकी मोस्टली होती है। सल्फर की 2, 4 और 6 में जा सकती है, यानी कि 3, 5 इस तरह से नहीं होगी, 2, 4, 6।
नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 और 4 है, ठीक है। और मतलब ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा इस तरह से ना, कैन नेवर बी पेंटावेलेंट नहीं होगा, आई मीन टू से नाइट्रोजन। फास्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट 3 और 5 में। कार्बन की आपको बता दी, क्लोरीन की मैंने आपको बताया 1, 3, 5 और 7। ये इसका जो है चक्कर है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम पे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो साइड वाले एटम्स पे होगा। सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं होता। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम सिंपल जो जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हमें ग्रुप से आइडिया हो जाता है कि कौन से ग्रुप से है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से वो माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें से ऐड कर देंगे। और एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर अगर हम HCN की एग्जांपल देखें तो किसकी? उसमें एटॉमिक नंबर की HCN, हाँ हाँ तो उसमें एटॉमिक नंबर की बेस पे तो नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6 है। हाँ। तो आप उसकी बेस पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जी सर, मैं यही उसकी आपसे कहा बेस पे कि तो ठीक है। मैं यही आपसे कहा सबसे पहले हमने देखना है नंबर, उसके बाद हमने देखनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर तीसरे नंबर पे देखना है साइज। ठीक है सर। ठीक है, ये मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें सारे रूल्स के मुताबिक ही आपने चलना है। अगर आपको भूल जाए, आपको समझ ना आए कि आपने कैसे डिसाइड करना है, तो तब वैसे तो मैं जुबानी याद तो है HCN में, स्ट्रक्चर ही याद है, बल्कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जो आपको याद ना हो, क्योंकि आप अभी लर्नर बिगिनिंग स्टेज में है, ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट की है, हमें तो याद होते हैं। ये जितने मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कभी इनकी जरूरत नहीं है कभी भी स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। हम तो देखते हैं डायरेक्ट उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब इतना हमारा एक्सपीरियंस हो गया टीचर लेवल पे। लेकिन हम ये नहीं ना सोचते कि हम अपने लिए, हम तो आपको नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए कि कैसे चीजें डिसाइड करनी है आप लोगों को। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में फिर आप यूज करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो सेंट्रल एटम से जोड़ने के लिए, और जो बाकी बच जाएंगे वो आप एज अ लोन पेयर साइडों पे जो है वो लगा के उनका ऑक्टेट पूरा कर देंगे। और फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो सेंट्रल एटम पे एज अ लोन पेयर आप वहां पर लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई सारे, और मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे आ गया, नेगेटिव चार्ज साइडों पे आता है, तो किस एटम के ऊपर आएगा उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालने का भी तरीका है, वो मैंने बता दिया। वैसे तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन डायरेक्ट आप नेगेटिव चार्ज लगा दें अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो ना लगाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी पता ना चले तो रूल है यहाँ पर भी। वो कैसा है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के जो जुड़ा हुआ है उसके, उसमें से हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं और माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यानी कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करना, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड नहीं करना। तो उस तरीके से फिर आप फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स का। ठीक है, ये लुइस रूल के मुताबिक बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई, फिर मैंने आपको बताया मैक्सिमम कोवेलेंसी तक जाने के लिए कैसे रूल ब्रेक होता है। इसमें सल्फर की एग्जांपल दी कि किस तरीके से वो उसके अपने आखिरी शेल में उसने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 पूरी की और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आए। वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल आई थी? SO3 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। तो अगर आप उसमें देखें तो उसके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर होता है। S3 ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा होता है तो डबल बॉन्ड O 2 के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर उसका ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से जो SO4 की एग्जांपल दी उसमें भी ऑक्टेट रूल ब्रेक हुआ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि 4 और 4 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तक चला गया SO4 में, उसके आखिरी शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरीके से ये जो SO3 न्यूट्रल था इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो 2 4 4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे सल्फर के आखिरी शेल में, 12 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 8, 10, 12 इस तरीके से वो चला गया अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी करने की, उसको चांस मिला, उसने अवेल किया और अच्छे तरीके से। CO3 की एग्जांपल इजी एग्जांपल थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करें, पकाएं। मैं ये बुक है, इसके अलावा मैं कुछ और आपको दे देता हूँ बना के, किसी और बुक से भी देखता हूँ यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल्स हों, तो अपने तौर पे कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा अच्छा, जो भी आपको मुश्किल लगते थे ना, जैसे HClO3 का स्ट्रक्चर है, HClO4 का स्ट्रक्चर है, इस तरह के उल्टे सीधे स्ट्रक्चर, जैसे इस स्क्रीन में भी अगर आप देखें तो SO2 का है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें तो आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको आनी है, ठीक है। ये देखें SO2 का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O आया, एक सिंगल बॉन्ड O आया, तो हमें ख्वाब आया, तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म इसकी बनाई। आगे रेजोनेंस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं आपको उसका, अब ये देखें ClO3 नेगेटिव चार्ज के साथ है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएं, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इसमें भी समझ आ जाएगी। सर जी बोले। सर SO2 पर सल्फर के ऊपर डबल वो लॉन पेयर होगा इसके पे सल्फर पर सर। आप रट्टा क्यों लगा रहे हैं, आप निकालें, आप यहाँ पर निकालें, आप यहाँ पर तो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन आप खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैलेंस शेल में सल्फर का 6 होता है, ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में 6, इसके भी आखिरी शेल में 6, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, ठीक है, पीछे रह गए 14, 14 में से 6 इधर चले गए, 6 इधर चले गए, 12 यूज हो गए ऑक्टेट पूरा करने के ऑक्सीजन के, तो फिर 2 बच गए, दरमियान में लोन पेयर आ गया। रट्टा लगाए बगैर भी तो आप लोन पेयर वही सर निकाल सकते हैं, मैं वही कह रहा ना, रट्टा लगाए बगैर भी आप लोन पेयर निकाल सकते हैं, इसमें रट्टे की जरूरत नहीं है। अब आपने सल्फर की 2 वैलेंसी तो होती नहीं है, अब आप उसके लिए फिर इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म है ना, रेजोनेंस, मैं तो अभी रेजोनेंस आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको लीविस थ्योरी का बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। कोई भी उल्टी सीधी एग्जांपल है, ये देखें SiF4 है, H3O पॉजिटिव है, CCl4 है, CF2Cl2 है, आप इसमें निकालें, करें प्रैक्टिस। H3O पॉजिटिव का बनाए स्ट्रक्चर आप लोग, ये तो चलो आपको याद हो जाएगा ना। SiF4 का बनाए, इनके निकालें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, इसकी वैलेंसी पूरी करें। CF2Cl2 का निकालें, फ्लोरोकार्बन का। ये सारे स्ट्रक्चर आप बनाएं, आप प्रैक्टिस करें, तब आपको समझ आएगी सही तरह से। ये देखें, ये सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर जो NO पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसे होगा, इनकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी, इनकी कैसे पूरे होते हैं, CS2 का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप देखें तो CS2 में कार्बन छठे ग्रुप में है और सल्फर कितने ग्रुप में है? फिर कार्बन चौथे में, सल्फर छठे में। सॉरी, कार्बन चौथे में, सल्फर छठे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आखिरी शेल में 4 है, तो सल्फर के 6, इनके सेंट्रल एटम निकालें, इसका स्ट्रक्चर बनाए, कैसा बनेगा। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी और इनऑर्गेनिक दोनों को, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसमें देखें, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इथाइन का स्ट्रक्चर है, तो इसके भी आप इस तरीके से निकालेंगे स्ट्रक्चर। तो ये आप प्रैक्टिस करें यहाँ पर, तो तब आपको सही समझ आएगी। ऑक्टेट रूल ब्रेक कैसे होता है, क्यों होता है, और मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाता है। ये मैं आपको एक पेज पे लिख के ना, ये बना के ये दे ही देता हूँ, ठीक है, ये जो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ताकि आपके एक दफ़ा याद भी हो जाए। और ये बूटी अपने पास संभाल के रखिएगा, जहां पर भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको याद आ जाएगा कैसे बनानी है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे आप बताइए इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन स्ट्रक्चर में। अब ल्यूस का स्ट्रक्चर बनाने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
पता चलेगा कि इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड आपने सबसे पहले सेंट्रल है? एटम को लिखना है। सेंट्रल एटम को लिखने के बाद आपने जो साइडों वाले एटम लिख देने हैं जितने भी हैं, उसके बाद आपने एक एक सिंगल बॉन्ड सबके साथ बना देना है, एक एक। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने अगले स्टेप में जो आपके पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो आपने जितने भी साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स, साइडों पे एटम्स हैं, उनके ऑक्टेट पूरे करने हैं, उनके 8 पूरे करने हैं। ठीक है। आपने उनके 8 ओके पूरे कर दिए। 8 पूरे करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो आप एज जी। अ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे डाल दें। ठीक है, ये ठीक सीक्वेंस है। हो गई। अब अगले स्टेप में आपने देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है। ठीक है, ये आप पूछ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ तक तो जी आपका जी सर। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने डबल बॉन्ड के लिए आप आपने वो पता इस तरह से चलेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसकी आपने मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी करनी है। सेंट्रल एटम की वजह से आप डबल बॉन्ड लगाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। अगर सेंट्रल एटम की कोवेलेंसी वैसे ही पूरी हो तो आप ऐसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल उसके पास, जैसे मैंने सल्फर की एग्जांपल दी कि वो 2, 4 और 6 उसकी फॉर्म होती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है। अब 6 तक जाने के लिए अब उसके पास, अब अगर उसने 3 SO3 के केस में 3 बॉन्ड बनाए हुए थे सिंगल, अब 3 तो उसकी होती नहीं है। अब उसके 4 वैलेंसी मतलब 4 होंगे बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड के लिए एक ऑक्सीजन कम से कम आएगा डबल बॉन्ड में। अब वो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ गया तो अब उसके पास एक लोन पेयर भी है। ठीक है, समझे, वो भी अगर आप डाल लें उसकी कोवेलेंसी पूरी करने के लिए और 4 बॉन्ड बना दिए तो उसने अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी अचीव कर ली। अब बाकी मजीद डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर उसके पास लोन पेयर भी ना होता, जैसे SO4 के केस में था। SO4 के केस में 2 नेगेटिव चार्ज के केस में क्या था कि सल्फर ने, पहले तो हमने सल्फर लिखा दरमियान में, फिर हमने चारों साइडों पे ऑक्सीजन लिख दिए, फिर उसके बाद हमने चारों के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे वो हमने सब के सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चारों ऑक्सीजन में, 8 पूरे कर। अब एंड पे हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा था कि जो सल्फर के ऊपर हम एज अ लोन पेयर उसके ऊपर डाल देते। अब हमने देखा कि चारों के साथ उसने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब वो 6 बना सकता है। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी पे जाने के अभी देखा जाए तो अभी भी वो सेटिस्फाई, 4 भी ठीक है, बात समझे मेरी, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर जी सर। ज्यादा, हम कहते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, या हम कहते हैं ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तब हम वहां पर ये उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर उसको चांस मिल रहा हो तो वो वेल करता है। अब कैसे करेगा? अब उसके पास लोन पेयर साइडों वाले के पास 8 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वो डबल बॉन्ड और बना देंगे, तो अब उसके 6 बॉन्ड बन गए। पहले वो चारों के साथ सिंगल बॉन्ड था तो 2 ऑक्सीजन के साथ उसने अब डबल जी बॉन्ड बना दिया, तो वो जा सकता है मैक्सिमम कोवेलेंसी में, तो वो क्यों ना जाए, वो जाएगा। तो इस तरीके से वो फिर हमें पता चलता है कि यस। ये हमने, इसी तरीके से मैंने आपको फास्फोरस के बताए, मैंने आपको क्लोरीन के बताया। क्लोरीन 1, 3, 5 और 7, आप ऐसी एग्जांपल लें ना जिसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम आ रहा हो, तो आप उसकी निकालें कि 1, 3, 5 और 7 तक जाता है। मैंने आपको पीछे जो HClO3 HClO4 की एग्जांपलें दी थी ना, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझा रहा था, तो मैंने वहां पर आपको खुद टाइप करके यहाँ पर निकाल के बताई थी कि ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही थी। हालांकि देखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी बजाय उसने 8 यस। लूज भी कर दिए, 7 लूज कर दिए, यानी कि अपनी इतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो जा सकते हैं जी। तो वो आपने वो देखना होता है कि किस तरीके से जाते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है, रट्टा नहीं लगाते इस चीजों को। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कभी मार नहीं खाओगे इंशाल्लाह। रट्टा लगाएंगे तो कभी ना कभी फंस जाएंगे, किसी ना किसी स्टेप पे जाके फंस जाएंगे, किसी ना किसी स्ट्रक्चर में जाके फंस जाएंगे। बेशक आपको जब किसी एग्जाम में जाना पड़ता है वहां पर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप CSS करते हैं, CSS में केमिस्ट्री का पेपर आपने रख लिया है, तो वहां पर इसी तरह के क्वेश्चन ही होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देते हैं तो वहां पर इसी तरह के टेस्ट होते हैं। आपने जब अपनी BS MS कंप्लीट करके आगे लेक्चरशिप का टेस्ट देना है, या आगे पब्लिक सर्विस कमीशन का, या यूनिवर्सिटियों में, या कहीं, तो वहां पर इसी तरह के टेस्ट होते हैं।
तो वहां पर बच्चे आम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, जहां पर इस तरह का कोई ट्रिकी काम आता है वहां पे फंस जाते हैं बेचारे। यहीं से भी बंदा सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो ये वाले पॉइंट आपके क्लियर होने बड़े जरूरी हैं। हाँ जी, अब मैंने जिसको बुलाया था वो अभी तक वो बंदा नहीं आया। आपको बुला करे जी, जो पाई बॉन्ड आप मोस्टली जो अभी आपने सिग्मा बॉन्ड के बारे जैसे मैं बात कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड आप बनाते हैं सिंगल बॉन्ड एस और एस ऑर्बिटल में आप कंसिडर करते हैं, एस और पी में कंसिडर करते हैं, और पी और पी में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। पाई बॉन्ड हम पी और पी एस एस जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो पाई बॉन्ड जो है वो पाई और पाई के दरमियान, पाई और डी के दरमियान भी बनते हैं, और डी और डी के दरमियान भी बनते हैं। ये आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इस चीज़ पे आपने कभी जोर लगाया, तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ पे उसको ज़रा आपको बीएस लेवल पे या हायर लेवल पे ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम, अब देखें ना हम आहिस्ता आहिस्ता उसका जो स्ट्रक्चर पे आए कि हम कैसे उसके बॉन्डिंग का हमें पता चला। बॉन्डिंग के बाद आपको वेरस स्मार्ट थ्योरी में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के आइडिया होने शुरू होंगे, फिर आपको रेजोनेंस की आएगी कि क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर उसकी फिर हम ज्योमेट्री की तरफ जाना शुरू होंगे, ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है उसकी, फिर उसके बाद फिर उसके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री के बाद स्ट्रक्चर एक्चुअल जो किस तरीके से वो नज़र आता है, तो हम उस साइड पे जा रहे हैं। बेसिकली ये सारा एक ट्रैवलिंग है जिसको हमने पूरा करना है। ठीक है बच्चों, फिर खुश रहें, आबाद रहें। कोई और क्वेश्चन किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर टाटा बाय बाय। ये जून में 1 जून को यूनिवर्सिटी लगी है? नहीं बच्चे, वो अभी तक तो जो न्यूज़ है वो तो यही है कि वो फेक न्यूज़ है। हमारे पास जब ऑफिशियली कोई इंटीमेशन नहीं आती हम आपको कोई बात नहीं कर सकते। हमें ऑफिशियली कोई इतला आएगी तो वही होगा, और ऑफिशियली इतला भी आएगी गवर्नमेंट की बेस पे आएगी। जब गवर्नमेंट कोई जी। चीज़ प्रोग्राम अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटीज़ को, एचईसी की तरफ से जो भी दिया जाएगा या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, वो फिर हम तक या आप तक आएगा। उसी की बेस पे हम लोग फिर आप लोगों को कुछ बता सकते हैं। गेस वर्क हम कर सकते हैं, टीचर भी स्टूडेंट भी गेस जितना मर्जी कर लें, लेकिन एक्चुअली जो है वो 1 जून है या नहीं, वो उसकी तो मैंने फेसबुक पे काफ़ी शेयर हुआ था, लेकिन कल मैंने उसकी एक तरदीद भी पढ़ ली है कि वो एक फेक न्यूज़ लेटर था, उसका अभी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैंने मैंने कल देखा है एक जगह पे ना उसका उसको कैंसिल किया हुआ कि वो ऐसे ही लोगों ने बना लिया अपने पास। तो बहरहाल आप सही। अभी अफवाहों पे ना जाएं, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपना काम कंप्लीट करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले पहले अल्लाह करे कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं, जल्दी हो, आपके पेपर भी हों, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ये जो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है ऑनलाइन की काफ़ी हद तक है। जैसे मेरे अगर आज मैं मेरे पास बोर्ड होता, जब मैं क्लासरूम में होता, तो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर बना के आपको एक एक बच्चे को बोर्ड पे बुला के, जैसे आपको पता है मेरी आदत का, मैंने सबको कहना था कि आप लोग आएँ यहाँ पे बोर्ड पे आएँ और जहाँ पे बनाएं स्ट्रक्चर। तो मैंने सबको इन्वॉल्व करके तो काफ़ी हद, अभी भी खैर कोशिश तो की है, मैं आपको जिस तरीके से समझा सकता हूँ ऑनलाइन में जितना बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँ। लेकिन सम टाइम होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं भी उस तरीके से बता सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्डिंग में, तो थोड़ा बहुत इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप कॉपी पेंसिल निकालें और मेरे साथ आप नोटिंग करें। तो हम इन चीज़ों को, मतलब आप और हम स्टूडेंट और टीचर मिल के, हमारी ये कोशिश है कि हम नॉलेज को, टीचर नॉलेज डिलीवर करें और आप नॉलेज गेन करें, और ये कोशिश सारी जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से ही आगे काम चलता रहेगा और अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह होती है, अभी आपकी तकरीबन 2 घंटे की पूरी होगी क्लास, और डबल प्रैक्टिकल की भी होगी, दूसरी भी होगी, तो इतने में बस, बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और क्विज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सीआर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अटेंडेंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।